दोस्तों वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 रोड मैप की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 75 डेज का समय हमारे पास है, चूंकि एसएससी ने कहा है कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 सीबीटी होगा वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में कराया जाएगा। इसका मतलब अगर हम मान लें मोटा मोटा तो हमारे पास लगभग 75 दिन का समय है एटलीस्ट, और मैक्सिमम 90 टू 95 डेज का समय है हमारे पास। तो ये 75 डेज के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका जिसको आप डेली बेसिस पे थ्रू आउट दिस पीरियड फॉलो कर सको। मेरा अपना टाइम टेबल क्या था जिसकी मदद से आई सिक्योर्ड सिलेक्शन इन दिस एग्जामिनेशन नॉट वंस बट ट्वाइस, वो सारी बातें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। स्टेनोग्राफी और सीबीटी की प्रिपरेशन साथ में कैसे मैनेज करनी है उस बात पे भी डिस्कस करेंगे। किन बातों का आपको ख्याल रखना है इन 75 दिनों के अंतराल में, वो सारी बातें भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक एक बात बहुत अच्छे से समझिए। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो हमारा रोड मैप है उसकी ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि ये रोड मैप होगा क्या। सेकंड वीडियो जो मैंने आज ही अपलोड की थी सुबह, अगर आपने ना चेक किया उसको तो आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो में मैंने बताया था कि बुक लिस्ट और स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए आपका इस एग्जाम के लिए, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए फॉर दीज 75 डेज। ओके, सो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आपकी स्टेज क्या है या आप किस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। आप बेसिकली 3 सेगमेंट में से किसी एक सेगमेंट को बिलोंग करेंगे। वो सेगमेंट क्या क्या है, हो सकता है आप एक बिगिनर हो इस फील्ड में, हो सकता है आपने अभी अभी 12th पास किया है या अभी अभी इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिली है और आपको इसके बारे में, इस एग्जाम के बारे में कुछ खास पता नहीं है। तो इन दैट केस यू विल बी कॉल्ड एज बिगिनर। आपकी कुछ अलग स्ट्रेटेजी होगी। फिर सेकंड सेगमेंट में वो लोग आते हैं जो कुछ समय से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए 1 साल से या 1.5 साल से, या कुछ ऐसे भी लोग जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम कई बार दे दिया है, 1-2 बार दिया है, 2-3 बार दिया है, बट ड्यू टू सम रीजंस उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। थर्ड सेगमेंट में वो लोग आएंगे जो जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उनको सिर्फ रिवीजन करना है, या फिर वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम 1-2 बार क्रैक कर लिया है और वो ग्रेड डी में पोस्टेड है, ग्रेड सी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं लाइकवाइज। तो आप किसी भी सेगमेंट को बिलोंग करते हो, आप अगर बिगिनर ही क्यों ना हो, आपने आज ही से प्रिपरेशन क्यों ना शुरू की हो या आप अभी से प्रिपरेशन क्यों ना शुरू कर रहे हो, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया दोस्तों, इस बार फिर बोलूंगा, हमारा टारगेट होना चाहिए इस एग्जाम में 160 प्लस मार्क्स या उससे ऊपर सिक्योर करने का। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। 2 घंटे का हमको समय मिलता है। इंग्लिश फॉर्म्स द बल्क ऑफ द सिलेबस, 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। जीएस के लिए 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, और रीजनिंग के लिए भी 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। 2 घंटे का समय मिलता है। 1:4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। किसी भी स्टेज पे हो आप, हमारा एम जो होता है वो हमेशा हाईएस्ट पोस्ट के लिए होता है, द मोस्ट डिजायरेबल या द मोस्ट कोविशियस पोस्ट के लिए होता है। इस एग्जाम के केस में 3 ग्रेड पे में सिलेक्शन होता है। आपको या तो 2400 ग्रेड पे मिलेगा लेवल 4, या तो लेवल 6 4200 ग्रेड पे मिलेगा, या फिर लेवल 7 4600 ग्रेड पे मिलेगा। इंडिया की जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं या जो मिनिस्ट्रीज के हेडक्वार्टर हैं, वहां पे जो स्टेनोज का रिक्रूटमेंट होता है दैट इज मेनली डन ऑन द ग्रेड पे ऑफ 4600। तो वो मोस्ट सॉर्ट आफ्टर पोस्ट होती है, और उस पोस्ट को हासिल करने के लिए अगर इस एग्जाम के टर्म्स में देखें या इस बार जो एग्जाम हो रहा है उसके टर्म्स में देखें, चूंकि वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, तो आपको हर हाल में 160 एंड अबव मार्क्स सिक्योर करने ही पड़ेंगे। डिपेंडिंग ऑन योर स्किल टेस्ट प्रिपरेशन, आपका सिलेक्शन 4600 ग्रेड पे की पोस्ट में हो सकता है, प्रोवाइडेड यू स्कोर 160 और अबव इन द सीबीटी। किसी भी सेक्टर, किसी भी सेगमेंट को आप बिलोंग करते हो, आप वेदर यू आर बिगिनर और यू आर एन इंटरमीडिएट, या फिर आप एक ऑलरेडी वेल वर्स्ड हो सारी चीज़ों से और आपको सिलेबस पता है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है, बट स्टिल इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, तो प्लीज़ उनको ध्यान समझिए। मोर इंपॉर्टेंटली इस वीडियो में मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी क्या थी, मेरा खुद का टाइम टेबल क्या था जो मैंने फॉलो किया था जिसकी वजह से मुझे सिलेक्शन हुआ, वो भी डिस्कस करूंगा। और टाइम टेबल दोस्तों जो एक होता है वो एक ऐसी चीज होती है कि वो बहुत पर्सन स्पेसिफिक या कैंडिडेट स्पेसिफिक होता है। हमारा टाइम टेबल हमारे पूरी दिनचर्या में क्या क्या होता है, या हमारे आसपास किस तरह के सर्कमस्टेंसेस है, हमारी फैमिली किस तरह की है, हमको कहाँ कहाँ जाना होता है, हमको क्या क्या काम करने होते हैं, उस हिसाब से एक इंसान अपना टाइम टेबल बनाता है। तो किसी दूसरे इंसान के लिए हूबहू वही टाइम टेबल फॉलो करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड इज अ वेरी अनफीजिबल थिंग ऑल्सो, ठीक है। और कभी भी रिकमेंड भी नहीं करेगा कोई कि आप जो मेरा टाइम टेबल है आप हूबहू उसको ऐसे ही फॉलो करो, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आर योर कंडीशन, यू आर नॉट अवेयर ऑफ माई कंडीशन।
तो मैंने अपनी कंडीशन के हिसाब से मेरा टाइम टेबल बनाया था। आपका पर्पस ये है कि आप अपनी कंडीशन के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाओ। बट हैविंग सेड दैट, जो बेसिक चीजें होती हैं वो सेम होती हैं। क्योंकि अब हमारे पास 75 डेज का समय बचा है, 1-1.5 साल का समय नहीं बचा है, तो 75 डेज में ज्यादातर समय दिन का हमको अपनी पढ़ाई के लिए ही देना है। ठीक है, अब आप दो कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हो, या तो आप वो स्टूडेंट हो सकते हो जो कोचिंग जाते हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं या किसी के गाइडेंस में पढ़ाई कर रहे हैं पूरी, और स्टेनोग्राफी की भी कोचिंग कर रहे हैं वो लोग, या फिर आप वो स्टूडेंट हो जो सारी प्रिपरेशन खुद से कर रहे हो। दोनों ही केस में दोस्तों याद रखिए, आपको 6 से 7 घंटे एटलीस्ट अगर आप कोचिंग जा रहे हो तब भी देने पड़ेंगे, और अब से एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स आपको तब भी देने पड़ेंगे जब आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इवन आप अगर कोचिंग जा रहे हो तो मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, बस आप ये इंश्योर करिए कि वो सारे पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो कि नहीं, आपकी कोचिंग में वो सारे पॉइंट्स कवर कराए जा रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज कुछ ऐसा करिए कि वो सारे पॉइंट्स को आप कवर कर सको, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों सबसे पहले सवाल ये आता है कि कितने घंटे की पढ़ाई हमको करनी चाहिए। एज फार एज माई केस वॉज कंसर्न, जब इतना करीब एग्जाम आ जाता था कि खाली 2 से ढाई महीने का समय बचा होता था, तो हर हाल में 10 घंटे की पढ़ाई में करता था, इस एग्जाम को देता था। इसमें 10 घंटे की पढ़ाई इसलिए भी हो जाती है बिकॉज दो चीजें आपको कवर करनी होती हैं। आपको सीबीटी की प्रिपरेशन भी करनी है, साथ ही साथ स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। सबसे पहले दोस्तों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो काफी सारे बच्चे पूछते हैं, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करूंगा थ्रू आंसर्स। सबसे पहला बात यह है कि एसएससी सीबीटी से स्किल टेस्ट के बीच में कितना समय मिलता है, ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि एसएससी का जब सीबीटी का रिजल्ट आता था, उससे लेके स्किल टेस्ट के बीच में बहुत समय मिलता था। कई बार 6 महीने, 7 महीने, इवन 8 महीने तक का समय भी मिला है कई बार। तो उस केस में होता यह था दोस्तों कि जिसको स्टेनोग्राफी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, सीबीटी देने के बाद वो स्टेनोग्राफी सीखना शुरू करता था, और कुछ केसेस में स्टूडेंट्स इतने अच्छे हो जाते थे कि 80 WPM या इवन 100 WPM की स्पीड भी अचीव कर लेते थे बाय द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दीज डेज एसएससी इज वेरी पंक्चुअल। बहुत समय पे एग्जाम्स हो रहे हैं, समय पे रिजल्ट आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि आज आपका सीबीटी हुआ, 2 महीने में आपका सीबीटी का रिजल्ट आएगा, या चलिए 2.5 महीने में, और उसके बाद 1.5 से 2 महीने और फिर आपका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सीबीटी की डेट से, जिसमें आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि हमारा पेपर कैसा हुआ है और हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, उस दिन से स्किल टेस्ट के बीच में आपको 3 से 4 महीने का समय मिलता है, आज भी मिलता है। और अभी चूंकि हमारे पास सीबीटी होने में 2 महीने हैं, तो ये मान के चलिए कि आज से आपके पास स्किल टेस्ट को देने के लिए कम से कम 6 महीने का समय तो डेफिनेटली है ही, या नहीं है तो 5.5 महीने का समय तो है ही। ओके, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप अभी स्टेनोग्राफी शुरू कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना, फाइनल सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप स्टेनोग्राफी छोड़ दें, पहले सिर्फ सीबीटी के लिए पढ़ाई करें। आपको आगे चल के भी वही काम करना है, आपको स्टेनो सीखनी है कभी ना कभी, तो वाई नॉट टुडे, वाई नॉट सिंस टुडे। आप अभी से शुरू करेंगे तो हो सकता है जब नेक्स्ट ईयर का एग्जाम आएगा तब तक आप इतने अच्छे हो जाएं कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। बात रही सीबीटी की, तो सीबीटी की पढ़ाई आपको हमेशा ही करनी है, आपको हमेशा मॉक्स देने हैं, आपको हमेशा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कितने घंटे देने हैं अगर आप नॉन वर्क। एक बात और दोस्तों, ये जो भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ये नॉन वर्किंग जो होते हैं, नॉन वर्किंग जो लोग होते हैं उनके लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है। किसी दूसरी वीडियो में मैं उनकी स्ट्रैटेजी भी कवर करूंगा। बट एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, इट स्पेसिफिकली डील्स विद दोज हु आर नॉन वर्किंग, जो अपने घर में रह के सारी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि कहीं काम नहीं करते। ठीक है, तो आज के समय में आपको 9.5 से 10 घंटे देने हैं। अब उसको डिवीजन क्या है, उसका डिवीजन ये है कि आपको रिटन के लिए यानी सीबीटी के लिए कम से कम 7 से 7.5 घंटे का समय देना है। अब वो 7 से 7.5 घंटे में आपको क्या करना है, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं किस समय उठता था, मैं किस समय नहाने जाता था, मैं किस समय खाना खाता था। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ये सारी चीजें डिस्कस करूं। मैं बस इतना डिस्कस करूंगा कि किस सब्जेक्ट को मैं कितने घंटे देता था, उसका पर्पस क्या होता था, क्यों मैं उतना टाइम देता था उसको, और साथ ही साथ मैं स्किल को कितने घंटे देता था और मैं करता क्या था बेसिकली जब इतना करीब आ जाता था एग्जाम तब। तो सबसे पहले अगर हम मान लें कि सीबीटी को 7 से 7.5 घंटे का समय हम दे रहे हैं, तो शुरुआत मेरी होती थी दिन की न्यूज़पेपर के साथ। एग्जाम कितना भी करीब आ गया हो, मैंने हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ा, कभी नहीं छोड़ा। मेरी जो भी इंग्लिश हुई, जितने भी मार्क्स आए, मैंने 97 to 98 मार्क्स स्कोर किए कंसिस्टेंटली आउट ऑफ 100 इन दिस एग्जाम। वो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर को कभी नहीं छोड़ा और सिंसियरली पढ़ा। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है इस एग्जाम के लिए, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज जाके देखिए उस वीडियो को।
फिर बात रही, सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, 1 घंटा मैं अपना न्यूज़पेपर को देता था। उसके बाद आधे घंटे उस न्यूज़पेपर पढ़ने में जो मुझे नए वर्ड्स मिलते थे, नई वोकैब मिलती थी, नए फ्रेजेस मिलते थे, नए स्ट्रक्चर्स मिलते थे, उनको मैं नोट डाउन करता था और डेली बेसिस पे उनका रिवीजन करता था। यह काम मैंने 1 से 1.5 साल कंसिस्टेंटली किया विदाउट अ ब्रेक ऑफ इवन सिंगल डे। विदाउट अ ब्रेक ऑफ इवन सिंगल डे मैंने ये काम किया है फॉर द पीरियड ऑफ 1 से 1.5 साल। ठीक है, फिर इस काम में हो गए आपके 1.5 घंटे। आपको हर दिन, आज से लेके आपको हर दिन एटलीस्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है और फिर उसके नेक्स्ट डे एक मॉक करना है। मॉक किसका करना है? मॉक आपको करना है ऑलिव बोर्ड का। ऑलिव बोर्ड का क्यों करना है? क्योंकि ऑलिव बोर्ड के मॉक्स जो होते हैं वो टफ होते हैं और हमको टफ ही प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, हम इजी के लिए जाएंगे तो हो सकता है एग्जाम में टफ पेपर आ जाए, हम ना कर पाए, बट अगर हमको टफ पेपर करने की आदत है और एग्जाम में टफ पेपर आया तो भी कर लेंगे, ईजी आया तो बहुत अच्छी बात है, कर ही लेंगे। तो आपको एक मॉक करना है, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 घंटे, तो आपने 2 घंटे के लिए वो मॉक किया। उसके बाद आपको 1 घंटा या फिर मान लीजिए 40 मिनट आपको उसकी एनालिसिस करनी है। मॉक की एनालिसिस करना मॉक करने से भी ज्यादा जरूरी होता है। बेसिकली हम लोग गलती क्या करते हैं कि मॉक पे मॉक करे जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि हमारे मार्क्स इंप्रूव ही नहीं हो रहे। भाई मार्क्स तब इंप्रूव होंगे जब आपने क्या गलतियां की हैं आप उसको देखें, किन क्वेश्चंस में आपने ज्यादा समय लिया है आप उस चीज को भी देखें। इसी को बोलते हैं मॉक की एनालिसिस करना। तो आपने जब 2 घंटे का मॉक लिया उसके तुरंत बाद आप मॉक की एनालिसिस करिए, वो सारे फिगर आउट करिए, पॉइंट्स जहां जहां आपने गलती की है वो सारे क्वेश्चंस को फिगर आउट करिए और बाद में उनके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के उनके रेस्पेक्टिव स्टडी मटेरियल में जाके वो सारे क्वेश्चंस को देखिए, उनके आंसर्स देखिए, क्या गलती की है आपने ये देखिए, तभी मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो 1.5 घंटे हो गए न्यूज़पेपर के लिए, मान लीजिए 2.5 से 3 घंटे हो गए मॉक्स के लिए, हमारे पास टोटल समय हो गया 2-3 लगभग 4 घंटे। अब आपको करना क्या है कि तीनों सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस आपको एक घंटे का समय एटलीस्ट देना है। अगर आप ज्यादा देना एफर्ट कर सकते हैं तो आप वो भी दीजिए, लेकिन एक यानी 3 घंटे का समय तो आपको देना ही देना है। उन 3 घंटे में आपको करना क्या है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं इन तीनों ही सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि आने वाली वीडियोस में मैं करूंगा। और लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको 3 घंटे एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट को एक घंटा, टोटल 3 घंटे आपको देने ही देने हैं। तो जब आप इतना सारा काम करोगे तो आपके हो गए 7 से 7.5 घंटे एक दिन के। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इससे भी ज्यादा एफर्ट कर सकते हो तो प्लीज करो। फिर बात आती है स्टेनोग्राफी की। उसके लिए आपको दोस्तों 2 से 2.5 घंटे का समय देना है हर दिन। उस 2 से 2.5 घंटे में मैं क्या करता था मैं आपसे बताता हूं। मैं एक ट्रांसक्रिप्शन करता था, अभी की बात बता रहा हूं, यानी जब आपके पास 70 से 75 दिन का समय है तो आपको एक ट्रांसक्रिप्शन, एटलीस्ट एक ट्रांसक्रिप्शन पूरा करना है, प्रेफरेबली ग्रेड सी का 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे, या अगर आपकी 100 तक स्पीड नहीं है तो 80 तक की स्पीड में तो डेफिनेटली आप करिए ही करिए। अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपकी स्पीड, आप 50 पे लिख रहे हैं, 60 पे लिख रहे हैं, आप उसको करिए। किस प्रोसेस में करना है ये सारी चीजें मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा आपसे, बट एक ट्रांसक्रिप्शन आपको करना है। मान लीजिए एक ट्रांसक्रिप्शन मैंने किया, वो 10 मिनट का हुआ, 10 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन करके उसको छोड़ नहीं देना है। ठीक है, आपको खुश इस बात से नहीं हो जाना है कि मैंने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया तो आज का काम स्किल टेस्ट का फिनिश हो गया, नहीं। याद रखिए दोस्तों, मेरे केस में द ओनली गुड थिंग विच आई फील वॉज देयर इज कि मैं जो काम करता था पूरा करता था। पूरा इन द सेंस कि जो भी पेपर में मुझे करना है इन एग्जैक्ट वे, इन एग्जैक्ट मैनर में सारा काम घर पे करता था। कहने का मतलब ये, जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन डिक्टेशन ले लिया, स्टेनो में उसको शॉर्ट हैंड में उसको लिख लिया, अब 40 मिनट का जो ग्रेड सी के लिए हमको समय मिलता है, उस 40 मिनट नहीं, उसमें भी 35 मिनट में मैं कोशिश करता था पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन करने का। 35 मिनट या 40 मिनट मैंने लिए पूरा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। उसके बाद मैं 1 घंटे का समय देता था उसको रीड करने के लिए, सो दैट मुझे ये समझ में आया कि मैंने गलतियां क्या की। जो भी स्ट्रोक्स मैं नहीं बना पाता था, जो भी स्ट्रोक्स बनाने में मैं टाइम लेता था, जो भी स्ट्रोक्स मैं भूल जाता था, उसको सेपरेट कॉपी में लिखता था और उसको रिवीजन करता था, उसको बार बार बना के उसका रिवीजन करता था। ये काम मैंने 1 से 1.5 साल किया है। सिर्फ यही रीजन है कि जब मैंने 2018 का स्किल टेस्ट दिया था ग्रेड सी का, तो उसमें मेरी एरर लिमिट जो थी वो 1.2% थी। 100 वर्ड्स पर मिनट के स्किल टेस्ट के डिक्टेशन में फॉर द 10 मिनट्स पीरियड मेरी जो एरर लिमिट थी वो थी 1.2%। उसका रीजन सिर्फ यही है कि मैंने 1-1.5 साल तक बहुत अच्छे से ये काम किया। आपको छोड़ना नहीं है, आप अगर कर रहे हो तो पूरा करिए। आपको ये कभी नहीं करना है कि आप एक के बाद एक दिन में 4 डिक्टेशन ले लिए, आपने 50-60 मिनट उसमें खर्च कर दिए
और इवन आपने पढ़ भी लिया, चलिए मैं कह रहा हूं आपने पढ़ भी लिया, एक दो गलतियां मिली आपने उसको इग्नोर कर दिया, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आप जो लिख रहे हो उसको टाइप करो, एज इट इज टाइप करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आपको यही करना है। तो इस काम में दोस्तों लग जाएंगे 2 से ढाई घंटे। तो ये हो गया हमारा 9:30 से 10 घंटे या 9 से 9:30 घंटे का शेड्यूल, जो आपको आज से लेके 75 डेज तक फॉलो करना है। याद रखिए, जब एक बार सीबीटी आपका हो जाए और आपके इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं कि आपको पता है कि हमारा रिटन क्लियर हो जाएगा और हमको स्किल की प्रिपरेशन करनी है, तो जो अभी हम एक डिक्टेशन कर रहे हैं या एक ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के हम कर देंगे 2 या 3 या इवन 4। वो डिपेंड करता है आपकी अपनी कैपेसिटी पे। बट अभी के लिए आपको इतना काम करना ही करना है। इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के रेस्पेक्टिव स्ट्रेटजीज, डिटेल्ड रेस्पेक्टिव स्ट्रेटजीज क्या हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपसे बहुत जल्दी शेयर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, थोड़ा उस पर भी आप फोकस करिए। किसी भी हाल में आपको अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 7 से 7.5 घंटे की स्लीप इज अ मस्ट है वो। अगर उससे कम आपने ली, आप कितने भी बहादुर हो, कितने भी स्ट्रांग हो फिजिकली, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बिकॉज इतना स्ट्रेस होता है एग्जाम का, और इतनी प्रिपरेशन का इतना स्ट्रेस होता है कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है अगर आपकी स्लीप डिप्रेविटी की प्रॉब्लम हुई तो। फिर रात को पढ़ते हैं अगर आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश यही करिए कि सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, शायद मैं भी नहीं कर पाता था, लेकिन इफेक्टिव वही होता है। ठीक है, इफेक्टिव वही होता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ा जाए, ना कि रात के 2 बजे तक जगा जाए। फिर उसके बाद दोस्तों, फूड प्लीज अच्छा लीजिए, बहुत स्ट्रेस मत लीजिए। आई नो एग्जाम का प्रिपरेशन इज स्ट्रेसफुल, उसमें कोई शक नहीं है, होता है, सबके साथ ऐसा होता है। बट कोशिश यही करिए कि अपने आप को जितना हो सके एनर्जेटिक रखिए, फ्रेश रखिए, अच्छा खाना लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, और कुछ समय अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ भी बिताइए। पढ़ाई करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप पूरे दिन के लिए अपने आप को लॉक कर लें कहीं पे। जो आपके एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं उनको आप इंटैक्ट रखिए। कोई मूवी देख रहे हो, देख लो, कोई बात नहीं, लेकिन जो असली गोल है उसको मत भूलो। ठीक है, दुनिया से अलग होकर कुछ नहीं करना है, दुनिया में रह के सब कुछ करना है और अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों 75 दिनों की जो टाइम टेबल या जो स्ट्रेटजी है, वो रेस्पेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर एवरी सब्जेक्ट। आई विल बी डिस्कसिंग इट इन द फ्यूचर वीडियोस व्हिच आई विल बी अपलोडिंग वेरी सून। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज कीप स्टडिंग। दोस्तों, कोशिश की मैंने कि सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में डिस्कस कर दूं मैं। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई भी पर्टिकुलर डाउट है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया हूं रिगार्डिंग द टाइम टेबल विच यू शुड बी फॉलोइंग फॉर द कोर्स ऑफ दीज 75 डेज, प्लीज उसको कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।